Hello everyone, I come to all my channel that is Make Easy to understand. So in today's video, we will solve some problems on the subject that is the strength of material. So very important subject, and the weightage of this subject in the examination is very high. So we'll solve some problems and we'll make some concept so that you will able to solve not only these questions but also solve the questions if comes in the examination based on these concepts. Okay, so चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोलता है? द फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल shear and elastic modulus are related to each other and to Poisson's ratio according to, that is, so this is Poisson's ratio represented by mu. So this is I'm going to write here. Okay, mu. So first question comes, what is isotropic material? Isotropic material. So iso means same. Okay, tropic means I can say it, you can understand the direction. Okay, so if the material property is same in all the direction irrespective of the point. सपोज करिए कि ये कोई आपकी रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट वन है, सो पॉइंट वन पर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी इवन है, तो इस पॉइंट पर भी इसकी डायरेक्शन पर प्रॉपर्टी इवन होगी। ठीक है, कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर एक डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम होगी। हाँ, इसी पॉइंट पर आपकी दूसरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, E2 हो सकती है, इधर E2 हो सकती है, बट एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट्स पर। तो इलास्टिक कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं? एक होता है E, एक होता है G और एक होता है आपका K। ओके, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, और एक होता है आपका म्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो हमारा होता है म्यू। तो इसमें इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, हम रिलेशन याद रखे हैं। तो पहला रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 2G टाइम्स 1 माइनस म्यू। ओके, 1 प्लस म्यू। E इज इक्वल टू 3K टाइम्स 1 माइनस 2 म्यू। और एक होता है E इज इक्वल टू 9KG अपॉन 1 प्लस 2 म्यू। ओके, सो ये जो है हमारे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं। क्लियर है? सो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि आपको कैसे आप भूलेंगे नहीं ये। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूलेज जो हैं वो आप एकदम नहीं भूलेंगे। ठीक है, कैसे नहीं भूलेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ तरीका, जिसे बोलते हैं हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब तरीका क्या है इनको याद करने का? ठीक है, ये हमारा हो गया है गलत। ठीक है, 9KC/3K प्लस म्यू होता है ये, 9KC/3K प्लस म्यू। दिस इज 9KC/3K प्लस 3K प्लस जी। ओके, देखिए यहाँ पर 2G है। ठीक है, यहाँ पर 2G है तो हम लगाएंगे 1 प्लस म्यू। यहाँ पर 3 आ गया है तो हमको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 म्यू। आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू 9KG/3K प्लस G, या कहीं कहीं पर इसको हम लोग 9KC+3 भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी म्यू की। दिस म्यू जो है उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टर्म्स और बता देता हूँ, जैसे कि जो हमारा कॉर्क होता है, ठीक है, उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपकी 0 होती है। जो आपका म्यू कॉर्क होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर आपका पॉइजन रेशियो कंक्रीट है तो ओके, कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू 0.1 होती है। और यही मैं अगर रबर या क्ले ले लूं, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में कि रबर या क्ले के लिए वैल्यू कितनी होती है, तो रबर या क्ले के लिए इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, और आई विल से इट इज अ 0.5। ओके, अच्छा अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या हमारा क्या पूछा है कि E और G के बीच में रिलेशन। तो E और G के बीच में रिलेशन कौन सा है? दैट इज E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर इज बी पार्ट। ओके, सो ये जो है हमारे कुछ इलास्टिक मॉडल्स के बीच में क्वेश्चन था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई और जी के बीच में तो 2g 1 + म्यू, आपसे पूछा जाए ई और के बीच में तो ई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, और अगर आपसे तीनों का रिलेशन पूछा जाए तो ई इज इक्वल टू 9 kg/3k प्लस जी। इसे कहीं कहीं पर आपको 9 kc/3k प्लस सी भी बोलेंगे, तो जी को सी या जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमसे पूछा है द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्सन इज। ओके, सो जो आपका जो सेंटर पे पूछ रहा है, ओके, तो शियर स्ट्रेस, ओके, सो आप सबको पता है द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनता है, ठीक है। सो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अंडर टॉर्सन टेस्ट तो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हैं। अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस टाइप का है तो सेंटर पर वैल्यू क्या होगी, सेंटर पर 0 होती है, और आउटर सेक्शन पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू वो मैक्सिमम होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एट दी सेंटर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, बी पार्ट। यही अगर उसने पूछा होता आउटर सेक्शन पर कितनी वैल्यू होगी तो हम क्या बताते, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये 0 से मैक्सिमम की तरफ वेरी करती है। दिस इज आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन अ बीम इज दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज। ओके, तो जो न्यूट्रल एक्सिस होता है आपका बीम का, ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम है, ठीक है, उसका देखिए ये कोई बीम है हमारी, ठीक है, ये कोई बीम है, और इस बीम का ये वाला होता है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आप जब हॉगिंग बेंडिंग और सैगिंग बेंडिंग पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, इस बेंडिंग को ऐसे कर देते हो, बेंड करेगा, बट न्यूट्रल एक्सिस आपका बेंड नहीं होता। दैट मीन्स द बेंडिंग स्ट्रेस एट दिस न्यूट्रल एक्सिस इज 0। क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक क्वेश्चन आया आपसे, यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा यूलर्स फॉर्मूला होता क्या है, व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यूलर्स फॉर्मूले की। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यूलर्स भाई साहब थे उन्होंने फॉर्मूला दिया था, दैट इज पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ये हमारा यूलर्स फॉर्मूला। ओके, अच्छा अब इसकी बात क्या है, ये किसके लिए अच्छे काम करता है। देखो यूलर्स फॉर्मूले की जो लिमिटेशंस है वो क्या है कि ये केवल और केवल लॉन्ग कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि हम जो क्रसिंग इफेक्ट होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो क्रसिंग इफेक्ट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या है, ये यूलर्स फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीई होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ठीक है। अब एल ई क्या होता है, ये एल ई को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ, दिस इज आर इफेक्टिव लेंथ। ये इफेक्टिव लेंथ है। इस एल ई की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती है। एल ई की वैल्यू आपकी एल होगी, कब होगी, जब आपके बोथ एंड क्या होंगे, हिंज्ड होंगे, ठीक है। ये एल ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2l। ये कब 2l होगी, जब वन एंड फिक्स्ड होगा, वन एंड फिक्स्ड, अदर फ्री, अदर फ्री। और ये एल ई की वैल्यू आपकी l/2 हो जाएगी, आधी कब हो जाएगी, जब आपके दोनों एंड फिक्स्ड होंगे, बोथ एंड फिक्स्ड। ओके, बोथ एंड फिक्स्ड होंगे, ठीक है। और एल ई की वैल्यू जो है वो आपकी l/√2 हो जाएगी, l/√2 हो जाएगी, जब वन एंड फिक्स्ड होगा एंड अदर वाला जो है वो आपका क्या होगा, अदर हिंज्ड होगा, अदर हिंज्ड होगा। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछ लेगा कि व्हाट इज द इन यूलर्स फार्मूला व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ व्हेन कंडीशन इज बोथ एंड हिंज्ड वन एंड फ्री। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, यूलर्स फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर, तो ये हमारा लॉन्ग कॉलम के लिए होल्ड होता है। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो आई थिंक इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो जाता है हमारा बीम के ऊपर। ओके, तो
we are going to discuss. Okay, so question number 5 is in a beam when shear force changes sign, the bending moment will be the bending moment the bending moment will be maximum. Okay, the bending moment will be maximum. Okay, so the question number 6 is the point of contraflexures occurs in. Okay, so the point of contraflexure क्या होता है कि जब आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका साइन चेंज करता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट आपका क्या करेगा कि माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कोई डायग्राम आपका ऐसे बन रहा है ये, तो जब आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अभी किस टाइप की बीम से बनता है, तो ये आपकी जो जनरली बीम्स है वो किस टाइप की बीम से बनेगा, को देखिए वो आपकी इस टाइप की बीम्स बनेगा, और इन टाइप की बीम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज बीम्स आर कॉल्ड एज अ ओवरहैंगिंग बीम। So the answer is C part. The point of contraflexure is when the bending moment change their sign. Bending moment, okay. BM change is sign. Question number 7 says in a thick cylinder, okay, in a thick cylinder, the radial stresses in the wall thickness, the radial stresses in the wall thickness, okay, तो जो रेडियल स्ट्रेसेस होती है वो जो हमारी होती है रेडियल थिकनेस, वो क्या करती है, वो हमारी वेरीज करती है फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। जैसे कि आपका कोई थिक सिलेंडर है, ये प्रेशर वेसल रहता है इस टाइप का, ठीक है, तो जो आपका जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, इनर पे आपकी कम होगी और बाहर ज्यादा होगी, तो ऐसे आपका एक वेरिएशन बनता है इस टाइप का। ठीक है, ऐसे कर्वेचर बनेगा। क्लियर है, तो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर आता है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ 140 मेगा पास्कल। Okay, so next question are 8 questions. In these questions, a solid circular shaft is subjected to a maximum shear stress of 140 megapascal. So that is tau max. That is maximum shear stress given by 140 megapascal. And magnitude of maximum normal stress developed in the shaft is okay. So हमको पता होता है जो टाउ मैक्स होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ओके, अब बोला है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है आपका सिग्मा 1। अब ये मैक्सिमम कब आएगा, जब आपका सिग्मा 1 की वैल्यू माइनस सिग्मा 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2 पुट करोगे तो ये माइनस 2 सिग्मा 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा 1। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 140 मेगा पास्कल। क्लियर है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। क्लियर है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 इज अ हॉलो शाफ्ट has external and internal diameter of 10 centimeter and 5 centimeter, so find the torsional section modulus of shaft। okay, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो इक्वेशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन इज m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ओके, तो ये वाली इक्वेशन आपकी काम आती है किसके लिए, जब आपकी नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होती है, बेंडिंग इक्वेशन इसको बोलते हैं, बेंडिंग इक्वेशन, दिस इज नोन एज अ बेंडिंग इक्वेशन। ओके, ये है आपकी बेंडिंग इक्वेशन। ओके, तो बेंडिंग इक्वेशन, जब कभी बेंडिंग का प्रॉब्लम आएगा तो आपको इसका यूज करना है। दूसरा होता है आपका टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ओके, और जी थीटा बाई एल, इसको बोलते हैं टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन। ओके, तो आपको ये दो इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बेसिस पर आप कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब उसे पूछा आपसे टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, जेड, जेड पी क्या होगा आपका। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग जे बाई वाई, मतलब आई वाई, जे क्या होता है, जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब शाफ्ट कैसा हमारा, वो हमारा शाफ्ट जो है वो है अगर ये सॉलिड शाफ्ट होता, चलिए मैं आपको सॉलिड का बताता हूँ, तो ये क्या हो जाता, पाई बाई 632 इंटू डी की पावर 4 अपॉन डी बाई 2। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती
ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ जाती ZP इज इक्वल टू पाई बाई 16 DQ. Okay, this is torsional section modulus for solid shaft. For सॉलिड शाफ्ट। अच्छा, क्वेश्चन में हमारा कैसा है, हॉलो शाफ्ट है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तब मैं उसके लिए यहाँ पर आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो ZP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बाई 2। तो ये ZP आपका निकल कर जाएगा कितना, पाई बाई 16 डी इंटू डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। ओके, कैपिटल डी 15 10 है और ये आपका 5 है, तो यहाँ पर मैं रखूंगा ZP इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 5 का पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 184। तो आंसर क्या आ जाएगा, 184 पॉइंट समथिंग। तो आंसर इज सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, सो अगर सॉलिड शाफ्ट है तो उसके लिए, अगर ये सॉलिड के लिए होता तो आप यहाँ पर सिर्फ डी क्यूब करके उसको सॉल्व कर लेते। क्लियर है। और आपको याद रखनी है टॉर्जनल इक्वेशन और बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टॉर्जनल सेक्शन क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो पेपर में जल्दी पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ओके, तो ही विल आस्क यू फाइंड आउट दी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ओके, तो ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ओके, अब ये क्या होती है, तो जो टर्म आपका निकल के आएगा ई आई, ओके, इस ई आई टर्म को बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। मतलब मॉडुलस वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो ये वाला जो इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन, इसमें आपको ई आई पूछा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, एम इंटू आर, या आप कुछ भी यूज करके ई आई की वैल्यू, मुझे सिर्फ और सिर्फ ई आई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो दिस इज नोन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। सिंपल आपसे केवल रिजिडिटी पूछा जाए, बोला जाए कि फाइंड आउट द रिजिडिटी। ओके, तो रिजिडिटी हमारे क्या होता है, दिस इज जी जे। ओके, ये होती है हमारी रिजिडिटी। ओके, तो रिजिडिटी क्या हो गई, जी जे। जी हो गया आपका बल्क मॉडुलस एंड जे इज दी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये आपको कुछ टर्म्स याद रखने चाहिए। सो टॉर्जनल रिजिडिटी भी बोलते हैं इसको, या सिंपल रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये क्या हमारी टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी जीजे, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, मोहर सर्कल में बी यूज टू डिटरमिन फॉलोइंग स्ट्रेसेस ऑन एन इनक्लाइन प्लेन। ओके, तो मोहर सर्कल का यूज करके हम नॉर्मल, प्रिंसिपल, टेंजेंशियल तीनों स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर है आपका डी पार्ट, क्योंकि जो हमारा मोहर सर्कल होता है हमारा कंबाइंड स्ट्रेसेस के लिए यूज होता है और हम उसको बनाते हैं और यूज करके आंसर निकाल लेते हैं। ओके, सो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, और इसके साथ मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू। ओके, थैंक यू।